हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने लोग सीरीज देख लिए हैं, आज सीक्वेंस देखेंगे। तो सीक्वेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन उपनेशन देख लेंगे। यदि यहाँ से क्वेश्चन आया तो बन जाएगा। और यदि आप बोलिएगा तो मैं बीच बीच में आपको लास्ट में यदि टाइम मिलेगा तो इस पर PYQ 2023 में आया हुआ है वो दिखा दूंगा सीक्वेंस से। वैसे बन जाएगा, कुछ खास नहीं है, इजी इजी ही था। चलिए सीक्वेंस देख लीजिए। सीक्वेंस का पहले डेफिनेशन देख लीजिए दोस्तों। सीक्वेंस का जो डेफिनेशन देखिएगा ना तो वो तो एक फंक्शन ही होता है, लेकिन यहाँ जो फंक्शन होता है ना, यहाँ पे इसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होता है। यही है और कुछ नहीं। इसका कोडोमेन जो होता है एक नॉन इम्पेटिव सेट होता है। इन्हीं को अपने लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डोमेन फिक्स है, आप एक्स का वैल्यू मतलब डोमेन का वैल्यू 1 2 3 4 5 मतलब नेचुरल नंबर रख सकते हैं। अब थोड़ा बहुत देख लीजिए आगे कि बी पर डिपेंड करेगा। बी, ये बी जो आप देख रहे हैं, बी यदि आर हो गया उसको हम रियल सीक्वेंस बोलेंगे। बी यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलेंगे। यदि वो रेशनल नंबर हो गया तो रेशनल सीक्वेंस बोलेंगे। कुछ नोटेशन है तो अपने लोग नोटेशन देख लीजिए। मान लीजिए फंक्शन है, नेचुरल नंबर से किसी आर में जा रहा है। इसका मतलब कैपिटल एक्स को आप थोड़ा देर के लिए एफ मान लीजिए ना, एफ एफ एक्स मान लीजिए। इसमें जो एक्स का वैल्यू ये डोमेन से लीजिएगा। इसमें जब ये आप 1 डालिएगा, F1 मतलब क्या है x1, तो फॉर एग्जांपल ये x1 जो होगा ना, ये पहला टर्म होगा, ये दूसरा टर्म होगा, ये तीसरा टर्म होगा, डॉट डॉट, यही सब सीक्वेंस को दिखाने का ये तरीका होता है। x1 x2 x3 कॉमा देके लिख लीजिए, एक ठो इसे लेस देन ग्रेटर देन के सीन में लिख दीजिए, बंद कर दीजिए। इसी को सीक्वेंस बोलते हैं। या ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पे एक्शन लिख दीजिएगा, उसको ऐसे घेर दीजिएगा, तो ये भी तो जनरली हम यही यूज करेंगे, यही वाला। और n इजिकल टू 1 से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ x1 x2 x3 डॉट डॉट x इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब ये सब एक नोटेशन है दोस्तों, सिर्फ आप इसको ख्याल रखिए। ये कहीं देखिएगा ना जिसका मतलब वो सीक्वेंस ही है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। डोमिनेस का नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। और सीक्वेंस क्या है दोस्तों, मतलब फंक्शन क्या है, n है। इसका मतलब हुआ कि x1 का वैल्यू ना 1 हो गया, x2 का वैल्यू 2 हो गया, x3 का वैल्यू 3 हो गया। 1 2 3 जो वैल्यू आया उसको अच्छा से सजा के लिख दीजिए कॉमा में, ऐसे ऐसे लगा दीजिए, यही एक सीक्वेंस हो गया। और नहीं तो अपने लोग इसको सीक्वेंस में ऐसे लिखते ही हैं, मतलब ये भी क्या हो गया, ये और ये दोनों सीक्वेंस क्या है, सेम ही है। चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात तो बराबर है। अब मान लीजिए कोई सीक्वेंस 1 है यहाँ पे, किसके लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए। इस तरह के सीक्वेंस को अपने लोग कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। ये इसको लिखने का तरीका ये होगा, 1 1 1 1 मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म डॉट डॉट सो ऑन, सारे टर्म क्या होगा यहाँ पे 1 ही होगा। तो मान चलिए एक तो 2n ले लिए, 2n तो 2n तो आपको अपने लोग पता है इवन नंबर होता है। 1 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 डालेंगे तो 4, 3 तो 6, जैसे ये सीक्वेंस हो गया नेचुरल नंबर। और देखिए इसको एक तरह से देखिएगा, ये पहला टर्म आपका क्या है, 2 है, पहला टर्म है। दूसरा टर्म ध्यान से देखिए, पहला में 2 जुड़ रहा है, तीसरा टर्म देखिएगा दूसरा टर्म में 2 जुड़ रहा है। इनको देखिएगा जब इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा। मतलब अगला टर्म लिखने के लिए पिछला टर्म में 2 जोड़ दीजिएगा तो काम बन जाएगा, यानी कि वैल्यू 1 या 1 से बड़ा के लिए काम बन जाएगा। तो एक ये रिलेशन आ गया, रिलेशन। इस रिलेशन को अपने लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। पढ़ लीजिए, पढ़ने में को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, रिकर्सिवली होता है जो भी हो। चौथा एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, नेचुरल नंबर से आपका रियल नंबर में, और सीक्वेंस ये है तो कुछ नहीं, यानी कि वैल्यू 1 2 3 डालते रहिए, तो 1 डालिए ये मिलेगा, 2 पे ये मिलेगा, 3 पे ये मिलेगा। और 11 12 में आप पढ़ेंगे ये जीपी है। अब कभी कभी एग्जांपल इस तरह से भी देगा, इस तरह से इतना ही दिया रहेगा, इतना ही इतना चीज दिया रहेगा, बोलेगा सीक्वेंस लिखिए, यानी कि वैल्यू आप 3 डालिए, 3 से बड़ा डालिए। जब ये इसमें 3 डालिएगा, इसमें क्या होगा x3
3 में से 1 गया मतलब 2, 3 में से 2 गया मतलब 1। इसका वैल्यू आपको डिफाइन करके पहले रख दिया है 1 मोल, मतलब 1 मोल मतलब 2। देख लीजिए तीसरा टर्म 2 है। मतलब क्या, तीसरा लिख रहे हैं तो इसका मतलब पहला और दूसरा का सम लिख रहे हैं। यदि चौथा लिखेंगे, चौथा, तो उससे पहले 2 जो होगा 2, उनका सम लिखेंगे, 2 1 3 लिख दिए। इसको लिखना चाहेंगे तो उससे पहले जो रहेगा उनका सम करेंगे, लिख दिए। इनको लिखना होगा तो उससे पहले जो 2 सम होगा उसका लिखेंगे। तो इस सीक्वेंस को अपने लोग ये सीक्वेंस बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। ये सब तो डेफिनेशन है, चलिए देख लीजिए। अब थोड़ा बहुत रेंज सेट देख लीजिए सीक्वेंस का, रेंज सेट। तो कोई रियल सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, रियल सीक्वेंस मतलब क्या, थोड़ा देर पहले बताया, यहाँ पे मतलब आर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। आप जो ये 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब जो डालते हैं, वो आउटपुट जो आता है, वो आउटपुट एक सेट में आप लिख दीजिए। वही सेट जो हो गया, वही सेट, इसको एक तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन A1 A2 यानी कि वैल्यू 1 2 डालिए ना, A3 डॉट 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 डॉट। यही क्या हो गया आपका रेंज सेट हो गया, किसका, सीक्वेंस का। ठीक है, अब देख लीजिए इसको ध्यान से। एक सीक्वेंस दिया हुआ n, इसका रेंज सेट लिखना है नेचुरल नंबर से r में। कुछ नहीं वैल्यू, कुछ नहीं बात, n की वैल्यू 1 2 3 डाल दीजिए। 1 डालिएगा तो n की वैल्यू 1 आएगा, 2 डालिएगा 2 आएगा, 3 4 डॉट डॉट। यही आपका क्या हो गया, रेंज सेट हो गया। अब उसको लिख रहे रेंज सेट ऑफ ए एन, मतलब उस सीक्वेंस का। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख रेंज सेट ऑफ एन। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक सीक्वेंस और दिया हुआ है ए -1 पावर एन, यानी कि वैल्यू 1 डालिए तो -1, 2 डालिए तो 1, 3 डालिए तो -1 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा। आपको पता है कि ये एक सेट है, तो सेट में तो जो एलिमेंट रिपीट करता है उनको बार बार नहीं लिखते हैं, एक बार लिख दिए काम बन गया। मान चलिए 1 कई बार रिपीट कर रहा है तो 1 को एक बार लिख दिए काम बन गया। -1 भी बहुत बार रिपीट कर रहा है तो -1 भी एक बार लिख दिया, उसके बाद और कुछ नहीं है नया। इसका मतलब है रेंज सेट हो गया। रेंज सेट में कितना, 1 2, मतलब इसको हम गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं इसलिए इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंथली कोई सीक्वेंस है, कोई फंक्शन है, उसको आप बाउंडेड तभी बोलिएगा, बाउंडेड जब उसका रेंज सेट क्या होगा, आपका बाउंडेड होगा। जैसे ये क्या है आपका, बाउंडेड है, मतलब ये गिन सकते हैं इसको, समझ रहे मेरी बात। बाउंडेड एबव सीक्वेंस, तो उसका डेफिनेशन आप देख लीजिए, देख लीजिए। एक आपको दुनिया में एक रियल नंबर ऐसा मिलना चाहिए जिसमें आपका जो आउटपुट होगा ना सीक्वेंस का, उस रियल नंबर से बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, एन के सभी वैल्यू के लिए। इनको आप बोल सकते हैं बाउंडेड एबव सीक्वेंस है। और ये के बंदा जो है ना, के बंदा को आप अपर बाउंड भी बोल सकते हैं। सिमिलर नहीं, कोई सीक्वेंस है, उनका आप आउटपुट निकाल रहे हैं, और वो आउटपुट जो आ रहा है, वो आउटपुट ये दुनिया में आपको ऐसा नंबर मिल गया कि जिससे हमेशा वो बड़ा है या बराबर है, सभी नेचुरल नंबर के लिए। इस सीक्वेंस को अपने लोग क्या बोलेंगे पता है, देख लीजिए क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो। इसको बोलेंगे के जो बंदा है इसको बोलेंगे लोअर बाउंड। ठीक है, अब बोलिएगा कोई बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस तो जिसके पास लोअर भी बाउंड हो अपर भी बाउंड हो, दोनों चीज हो, उसको क्या बोलेंगे अपने लोग, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, ए एन इक्वल टू 4 है, एन सभी एन के लिए, मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस है। इसके पास लोअर बाउंड भी है, अपर भी बाउंड है। एटलीस्ट हमको दुनिया में एक मान तो ऐसा मिल गया ना, मान लीजिए 5 है, ये 3 है, ये दोनों के बीच में हम तो इसको रख सकते हैं ना। बहुत सारा मिल सकता है, आप एक ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। हम क्या बोले थे कि दुनिया में एटलीस्ट एक मिलना चाहिए, एक तो हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है, इसका मतलब बाउंडेड सीक्वेंस है। जैसे एन स्क्वायर हो गया, ये एन स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आप क्या डालिए दोस्तों, इसमें डालिए एन का वैल्यू 1, तो 1 डालिएगा तो 1 आएगा, 2 तो 4, 3 तो 9, 4 तो 16, ऐसे जाएगा। इसको इतना तो एक दुनिया में एक ऐसा वैल्यू 0 मिल गया जिससे ये सारा वैल्यू बड़ा है। 0 दुनिया में ऐसा मिल गया जिससे ये सारा वैल्यू क्या है, बड़ा है। लोअर बाउंड तो इसका मिल रहा है अपने को 0,
ये समझे, लोअर बाउंड इसका 0 मिल रहा है, लेकिन अपर बाउंड ढूंढने जाइएगा तो मिलेगा ही नहीं, कहीं रुक ही नहीं रहा है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हुआ नहीं, हुआ अनबाउंडेड हुआ। और अनबाउंडेड एबव भी है, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गया, लेकिन बाउंडेड बिलो है। ठीक है, सिमिलरली एक ये सीक्वेंस देख लीजिए, ये सीक्वेंस तो इसमें एन का वैल्यू 1 डालिएगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इतना तो पता है ये 0 से बड़ा ही आएगा, मतलब लोअर बाउंड इसका मिल रहा है। अब अपर बाउंड की बात करिएगा तो इतना तो पता है कि 2n और 3n, ध्यान से देखिए, n का वैल्यू कुछ भी डालिएगा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दोस्तों 2n और यहाँ है दोस्तों 3n, कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 डालिएगा तो ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, 2 डालिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या करिए दोस्तों, आप दोनों साइड 3 जोड़ दीजिए, 3 3, 2n प्लस 3, 3n प्लस 3, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अभी भी इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब बड़ा में कोई एक जोड़ भी दीजिएगा तो थोड़ा वो घट जाएगा, और तो बड़ा ही हो जाएगा, तो सही है। तो वही चीज़ ये लिखा हुआ है, ई ग्रेटर देन दिस। अब इनसे डिवाइड कर दीजिए तो मतलब दुनिया में एक ऐसा, यही क्या है आपका दोस्तों, ए एन है, ए एन एक के मिल गया हमको, जो के से वो छोटा है सभी एन के लिए। इसका मतलब क्या होगा, ए एन का अपर बाउंड भी मिल गया, लोअर बाउंड यहाँ पे 0 मिल ही रहा था, मतलब अपर बाउंड भी मिल गया, लोअर बाउंड भी मिल गया। तो ये दोनों मिला करके अपने लोग बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या हो गया, आपका बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। अब लिस्ट अपर बाउंड और लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कुछ है नहीं, कोई मान लीजिए रियल सीक्वेंस है, उसका लिस्ट अपर बाउंड उसके पास है कि नहीं है, ये देखना है। सबसे पहले वही ये देखिए कि दुनिया में कोई एक ऐसा मान मिल रहा है जिससे उस सीक्वेंस का आउटपुट जो होगा, मतलब रेंज जो होगा, वो छोटा है कि नहीं है। तो देख लिए वो छोटा है, चलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा तब एक चीज और देखना है कि आर, सभी आर के लिए, मतलब सभी आर के लिए एक एम ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो ए एम एल माइनस आर से बड़ा होना चाहिए। मतलब इसको आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए ये एल जो आप लिखते हैं, एल आप एल के बारे में आप क्या क्या बोलते हैं उसको, एम एल के बारे में आप बोल सकते हैं कि लिस्ट अपर बाउंड है, आपने क्लेम कर दिया लिस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो कोई बंदा ऐसा ना आ जाए और बोल दे कि देखो एल माइनस आर भी तो लिस्ट अपर बाउंड नहीं, मतलब आर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब वो छोटा से छोटा भी नहीं ढूंढ सकता है कि वो लिस्ट अपर बाउंड उसका होगा। समझ रहे हैं, मतलब आप एक बार कम्प्लीटमेंट, मतलब एक बार बोल दिया कि ये बंदा लिस्ट अपर बाउंड है, तो इससे छोटा हो ही नहीं सकता है कोई। सिमिलरली ग्रेटेस्ट में डेफिनेशन है कुछ नहीं, सब चीज उल्टा है उनका। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का आप लिमिट देख लीजिए क्या होता है, उसका डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, देख लीजिए आप दोस्तों। आर के सभी मान के लिए एक एम ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जो इसको फॉलो करना चाहिए। ये तो नेबरहुड ऑफ 0 है एम ग्रेटर एम के लिए। ये समझ में नहीं आया तो यहाँ समझिए, मतलब मतलब कोई सीक्वेंस का लिमिट यदि एल है, इसका मतलब एल माइनस आर और एल प्लस आर, उसके बीच में है जो नहीं इन्वर्टिव मेनी टर्म आएगा, कुछ छूट गए तो कोई बात नहीं, तो इसलिए ये एन ग्रेटर देन एम लिखा हुआ है। एम मतलब यहाँ पे 10वां टर्म से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब एन ग्रेटर देन 10, एन ग्रेटर देन 12, इसका मतलब है 11, 10, 9, ये सब क्या हो गया, 9 भी आए ना तब भी चलेगा, मतलब लेकिन इन्वर्टिव मेनी टर्म इसके बीच में रहना चाहिए, इसके बीच में, ठीक है। और लिमिट पॉइंट हमेशा क्या होता है दोस्तों, यूनिक होता है, यूनिक एक ही लिमिट पॉइंट, मतलब एक ही लिमिट होता है, एक ही लिमिट, ऐसा लिमिट पॉइंट नहीं, सॉरी मैं गलती बोल दिया, लिमिट एक ही होता है, लिमिट पॉइंट तो बहुत सारा हो सकता है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसको बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस उसको बोलते हैं दोस्तों, एक दुनिया में आपको एल मिलना चाहिए, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालिएगा ना तो वो एल पे जाने का मतलब ये होगा, इसका मतलब कि उस सीक्वेंस का इनफिनिट मेनी टर्म वो एल के अप्रोक्स करना चाहिए, अप्रोक्स मतलब एल के नज़दीक जाना चाहिए। जैसे देख लीजिए इसको, ये 1/n है,
इसमें यदि इन्फिनिटी, जैसे देखिए एन का वैल्यू 1 डालिए, मान लीजिए 0 है, एन का वैल्यू 1 डालिए तो 1 आएगा, 2 डालिए तो 1/2 आएगा, 3 डालिए तो 1/3 आएगा, 4 डालिए तो 1/4 आएगा। ऐसे डालते 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 ये जीरो के पास देखिएगा तो बहुत सारा वैल्यू ये जीरो के पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो जिसके पास जा रहा है ना तो वही आपका हो गया। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, किस पर, जीरो पर, इन आर में। डोमेन भी देखना होगा दोस्तों इस आर में। वहीं यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन डोमेन में यहाँ पे क्या है, जीरो नहीं है, तो ये नॉट कन्वर्जेंट, इसमें ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इस सब का भी ख्याल रखना है थोड़ा, ठीक है। देख लीजिए रूडीन में ये डेफिनेशन दिया हुआ है, सिमिलरली वही है लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, मैट्रिक्स स्पेस में। कुछ रिजल्ट है तो यदि देख लीजिएगा तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा आपको दोस्तों। मान लीजिए कोई सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बोलिएगा, पहली बात वो सीक्वेंस आपका बाउंडेड होना ही चाहिए। आप चेक किए सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, आंख मूंद के बोल दीजिए कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब कोई सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो वो आंख मूंद के आप बोल सकते हो कि कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस जैसे ना रिपीट करने लगता है, रिपीट, जैसे -1 पे पावर n है, जब इसको आप n का वैल्यू 1 डालिएगा तो -1, 2 तो 2, -1 2, ये क्या हो गया, ऑसिलेट कर रहा है। मतलब 1, मान लीजिए -1 कभी 1 कभी -1 कभी 1 कभी 1, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये बाउंडेड तो है, ये बाउंडेड तो है, मतलब इसको देखिएगा तो ये 0 और क्या नाम है 2 के बीच में ही लय कर रहा है। मतलब एक दुनिया में ऐसा वैल्यू 2 हमको मिल गया जिसके बीच में इसको बांध सकते हैं, जिसके बीच में हम इनको रख सकते हैं, लेकिन क्या ये कन्वर्जेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने लोग पढ़े हैं कि इसका लिमिट पॉइंट, सॉरी सीक्वेंस का लिमिट हमेशा यूनिक पॉइंट पर होना चाहिए। यूनिक पॉइंट पे तो है नहीं, कभी 1 पे जा रहा है कभी -1 पे जा रहा है। इसके पास लिमिट पॉइंट तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब यूनिक नहीं है। और ऑसिलेटरी इन्फिनाइट देखिएगा तो उसका एग्जांपल ये है, उसमें डाल उल के देख लीजिए, ये आपको अनबाउंडेड भी मिलेगा और कुछ कुछ बाउंडेड भी मिलेगा, डाल के देख लीजिए। अनबाउंडेड सीक्वेंस विच इज नॉट प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट, अच्छा। उसके बाद और कुछ नोट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, इनको तो आप कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं, इनको इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इतना को यदि डिलीट कर दीजिएगा तो इसके बाद देखिए 7 7 7 कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे चीज चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वो कांस्टेंट बन गया, मतलब इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। किसी सीक्वेंस का आप लिमिट निकालें इन्फिनिटी पे, वो यदि आपका 0 आ गया इसका मतलब वो क्या हो गया, नल सीक्वेंस हो गया। जैसे 1/n इसका लिमिट निकाले 0, नल सीक्वेंस है, 1/n² नल सीक्वेंस है। लिमिट पॉइंट तो समझ ही गए ना। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई रियल नंबर आप उनको लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है एल, एल को आप लिमिट पॉइंट तभी बोल सकते हैं जब एल के पास, एल के नज़दीक उस सीक्वेंस का इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट, मतलब मनी टर्म मतलब जाना चाह रहा हो। जैसे -1 की पावर n, यहाँ मान लीजिए -1 है, यहाँ 1 है, जब n का वैल्यू 1 डालिएगा तो इसके पास जाएगा, n का वैल्यू 2 डालिएगा तो इसके पास जाएगा, 3 डालिएगा तो इसके पास, 4 तो इसके पास, 6 तो इसके पास, मतलब दोनों के पास बहुत सारा दुनिया का ऐसा टर्म है इस सीक्वेंस का जो जा रहा है। तो मतलब ये भी लिमिट पॉइंट हो गया, ये भी लिमिट पॉइंट हो गया। क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट कन्वर्जेंट होने के लिए उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी यूनिक होना चाहिए। बोलेंजो थ्योरम क्या कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस के पास, जो बाउंडेड सीक्वेंस है उसके पास न कुछ तो एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही, ठीक है। और उसी से रिलेटेड कुछ ये नोट्स है, देख लीजिए, रेंज सेट से रिलेटेड, और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये भी देख सकते हैं, ये दोनों को उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये भी नहीं, रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट नहीं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है दोस्तों पूरा, कॉची थ्योरम से क्वेश्चन भर भर के आता है, तो देख लीजिए। कॉची थ्योरम कुछ नहीं कहता है, यहाँ पे देख लीजिए आप,
इसको देखिए, सिर्फ घेरा हुआ है ना, इनको देखिए, इनको सिर्फ, इनको ये एक्सप्लेन नहीं देखना है। अब मान लीजिए कोई आपको लिमिट निकालना हो, A1 A2 A3 A डॉट AN बटे N का, इसका लिमिट निकालना हो, आपको कुछ नहीं करना है, इनका लिमिट निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्स इसका नहीं ट्रू है, छोड़िए उतना बकवास में। सेकेंड थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, देखिए आपको कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इसका लिमिट निकालना है। आपको लिमिट निकालने में दिक्कत होता है, कुछ नहीं करिए, लिमिट लिख दीजिए, देखिए AN लिख दीजिए, AN +1 ऊपर में लिख दीजिए, इसको क्या नाम है, ज्ञात कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। सेकेंड थ्योरम ये कहता है। लिमिट निकालना रहो, कुछ पता नहीं चल रहा हो, लेकिन इतना पता है एक बॉन्डेड है, एक जीरो पे जा रहा है, तो आंख मूंद के आप जीरो कर दीजिए। उसके बाद कुछ सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस कुछ नहीं होता है, सीक्वेंस में से ही कुछ टर्म को एक जगह रख लीजिएगा तो उन्हीं को सब सीक्वेंस बोल सकते हैं। जैसे मान चलिए ये है, सॉरी ये सीक्वेंस है आपका 1 2 3 डॉट 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 इस सब तो, इसमें से ये क्या क्या बनना, ऑड वाला को एक जगह रख लिया, ऑड वाला को, ये एक सब सीक्वेंस बन गया, किनका, इनका। इवन वाला को यहाँ रख लिया, इसका मतलब क्या हो गया, उसका एक सब सीक्वेंस बन गया, लेकिन एक डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ कर रहा है, जैसे मान लीजिए A1 गया, A8 चला गया, मतलब A1 गया पहले, फिर आगे गया, फिर पीछे आ गया, ऐसा नहीं, एक डिफरेंट रूल में, एक ऑर्डर में आना चाहिए। जैसे ये देखिए 1 2 3 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये एक सीक्वेंस हुआ दोस्तों। और मोनोटोनिकली सीक्वेंस के बारे में पता होगा, इसको इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं, और इनको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलते हैं, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। ये सब तो थोड़ा बहुत पता ही होगा। सब सीक्वेंस का अभी जो थोड़ा बहुत बोले, पहले बोले, वही डेफिनेशन है, देख लीजिए। अभी जो समझाई ना वही सब है सब। रिजल्ट से मतलब है, MB मतलब महत्वपूर्ण बातें 1। यदि कोई सीक्वेंस आपका L पे जा रहा है, कोई सीक्वेंस आपका L पे जा रहा है, एवरी सब सीक्वेंस जो होगा AN का, वो भी L पर ही जाएगा। मतलब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसके सीक्वेंस से आप सब सीक्वेंस बनाइएगा ना, वो भी L पर ही जाएगा। जैसे -1 की पावर N है, अब देखिए ये आपका 1 पे जा रहा है, ये आपका -1 पे जा रहा है, मतलब ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, तो ये सीक्वेंस देख लिए आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक, वही चीज़ बोल रहा है। अब कोई सीक्वेंस है वो N पे है, कोई सीक्वेंस है -N पे है, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका डाइवर्जेंट है, ये भी आपका डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेंट। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए यानी माइनस इनपुट, मतलब प्लस इनपुट माइनस इनपुट, वही बकवास से लिखी हुई। अब देखिए सब सीक्वेंशियल लिमिट क्या होता है, उसको ध्यान से देख लीजिए। आप किसी एल को सब मतलब लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस बोल सकते हैं। देयर इज सब सीक्वेंस ऑफ ए एन विच इज कन्वर्टेड टू एल, मतलब मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कोई सीक्वेंस है, इसके बारे में चेक करना है, तो इससे जितना आप सब सीक्वेंस बना सकते हैं, इसको भी एल पे दिखा दीजिए, इसको भी एल पे, इसको भी एल पे, इसको भी एल पे, ये 4 मान चलिए फॉर एग्जांपल 4 सब सीक्वेंस बनाए, चारों को दिखा दीजिए, एक लिमिट पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सीक्वेंस भी आपका एल पे ही जा रहा है, वही ये कह रहा है बकवास बातें। अब देख लीजिए चौथा बात है, कोई सीक्वेंस आपका 0 है जब इवन नंबर है, जब -1 में एन है जब ऑड नंबर है, ई भी 0 पे जा रहा है, ई भी आपका 0 पे जा रहा है, मतलब लिमिट तो आपको 0 पे जा रहा है, लेकिन क्या नाम है, ध्यान से देखिए इसको। तो इस तरह की चीज़ों को अपने लोग क्या बोलते हैं, इसको, इनको, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस या एग्जॉस्टिंग सब सीक्वेंस, ये डेफिनेशन है। आप तो मतलब समझ ही रहे हैं कि 0 पे जा रहा है, आँख मूंद के भी बता दीजिएगा, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम में आपको ये सब चीज़ें यूज कर देगा ना कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, तो वहाँ घबराना नहीं है, इसलिए हम ये घेर उड़ के बना दिए हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस आपका कन्वर्ट कर रहा है सेम लिमिट पे, इसका मतलब वो भी एल पे करेगा, मतलब सीक्वेंस आपका वही चीज़, यही अभी बताइए ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस आपका एल पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस भी आपका एल पे जा रहा है, वही चीज़ समझाए। ये थ्योरम देख लीजिए, कभी कभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन में लग जाता है। यदि आपको लिमिट समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन है कहाँ से, तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा। मान लीजिए 2 सीक्वेंस है आपका, ध्यान दें नीचे वाला आपका इंक्रीजिंग रहना चाहिए, इंक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट होना चाहिए, ठीक है, इन्फिनिटी में, तब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ नहीं,
एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, वाई एन प्लस वन बटा वाई एन, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। एक और होता है दोस्तों, जैसे ए आन जा रहा है ए पे, बी आन जा रहा है बी पे, ए वन बी एन ए टू, मतलब ये दोनों का सम आपका क्या होना चाहिए, एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन बटा नीचा में एन, देन आपका ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। बोलेंजो थ्योरम क्या कहता है कि एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सही तो बात है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, और वो बॉन्डेड एवब है, मतलब ऊपर से वो बॉन्ड है, जिसका मतलब वो कन्वर्जेंट होगा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, मतलब देखिए इसका ये पहला नंबर का ये मतलब हुआ आपका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट है यहाँ पे, एल से ऊपर नहीं जा सकता है, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, वो एल पे कन्वर्ट करेगा। और डिक्रीजिंग है, आपको डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक एल से नीचा नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या है, एक रियल नंबर आपको मिल गया तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी मिनी टर्म होगा जो एक नंबर के आसपास आप रख सकते हैं। और क्या है, मोनोटोनिकली कन्वर्जेंट थ्योरम, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम, कोई मोनोटोनिकली सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इट इज बॉन्डेड, इसका मतलब वो बॉन्डेड है, तभी तो ऐसा बात हुआ भाई। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर थोड़ा बहुत देख लीजिए, कुछ है नहीं ये सब, यहाँ से एग्जांपल समझिए। आप लिमिट पॉइंट निकाल लीजिए, और लिमिट पॉइंट निकालिएगा ना, तो लिमिट पॉइंट में जो सबसे बड़ा लिमिट होगा उसको लिमिट सुपीरियर बोलते हैं, उसको लिखते हैं ऐसे, और जो छोटा होता है उसको लिमिट इंफीरियर बोलते हैं, समझ रहे। और महत्वपूर्ण बातें देखिएगा तो इसको रिजल्ट में यूज कर लीजिएगा। लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर, सुप्रीम ऑफ एन और इंफीरियम ऑफ एन, मतलब बीच वाला में लिमिट को रखना है। कोई सीक्वेंस आपका बॉन्डेड सीक्वेंस है, इसका मतलब एन कन्वर्जेंट कब होगा, तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर इक्वल होगा। जब लिमिट सुपीरियर दो सीक्वेंस का जोड़ के निकालना है तो वो बड़ा होगा, जब अलग अलग निकाल लीजिएगा तब। लिमिट इंफीरियर निकालना है जब अलग अलग निकाल लीजिएगा तो उनसे ये बड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं, सर रिजल्ट है, यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो बात। सेकेंड डेफिनेशन आप खुद देख लीजिएगा इसका, क्या नाम है, सब सीक्वेंस का, देख लीजिए। कौशी देख लीजिए, कौशी सीक्वेंस। एन को आप कौशी सीक्वेंस तभी बोलिएगा जब दुनिया में आपको सभी आर के लिए एक एम ऐसा मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो, एन ग्रेटर देन एम के लिए। नहीं तो दो कंजुक्ट मतलब सीक्वेंस के दो ऐसा टर्म का डिफरेंस एक रियल नंबर से, मतलब एक आर से, मतलब मिनिमम हमारे यहाँ पे आर ग्रेटर देन 0 है, बहुत मिनिमम है, उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कौशी सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल गया कहीं आपको तो आंख मूंद के आप कौशी सीक्वेंस लगा दीजिए, लेकिन कौशी सीक्वेंस मिल गया तो कोई गारंटी नहीं है कि कन्वर्जेंट होगा। जैसे मान चलिए 1/n है, ये कन्वर्जेंट है, ये कौशी है, एकदम है, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कुछ उसका क्राइटेरिया है, देख लीजिए उसको। कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेंट है, इट इज कौशी सीक्वेंस, अभी वही जो बोले सो। तो पहला स्टेप क्या करना है, आपको एल निकालना है। एल यदि आपका कोडोमेन से है तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट है तो कौशी होगा। लेकिन आपका कोडोमेन से नहीं है तो कौशी होगा लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होगा। वही एग्जांपल, एक तो जो ये थे आर वाला, एक तो 0 से 1 वाला, याद है स्टार्टिंग में वही चीज। और ये भी याद रख लीजिए, कंट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होता है। कोई भी सीक्वेंस को आप कंट्रैक्टिव सीक्वेंस तभी बोल सकते हैं जब दुनिया में आपको एक तो सी ऐसा 0-1 के बीच में मिल जाना चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो। मतलब देखिए n+2 n-1, मतलब 2 से स्टार्ट करिए, n पर रुक जाइए, यहाँ पे एक तो 0-1 के बीच मान मिलना चाहिए, तो आप मान लीजिए हाँ ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। एवरी कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कौशी सीक्वेंस होता है, मतलब कन्वर्जेंट आपको मिल गया तो है। कौशी चेक करना हो तो कुछ नहीं, इसके डिफरेंस में लिख दीजिए ऐसे n+2 - xn+1, ऐसे xn+1 - xn, और यहाँ पे एक तो 0-1 के बीच में कोई कांस्टेंट ला दीजिए। इसका मतलब फिर आंख मूंद के बोल दीजिए ये बंदा कौशी है, ठीक है।
वही उसका एक्सप्लेन है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद ये तो आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में होगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, न्यू टॉपिक लेके आएंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, तो हम इसी तरह से आपको रिवीजन करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।